दोस्तों मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने मेरे से पूछा कि पेन कितने रुपए का बेच रहे हो सर आप। मैंने उससे कहा कि पेन 10 से 15 रुपए का है। वो थोड़ा सा मुस्कुराया, उसने मेरे से दोबारा पूछा कि सर ये पेन कितने का आप बेच रहे हो। मैंने उससे फिर कहा सर ये पेन 10 से 15 रुपए का है। वो थोड़ा सा फिर मुस्कुराया और कुछ बोलते हुए चला गया। शायद उसने ये कहा कि कितना बेवकूफ व्यक्ति है, पेन बेच रहा है और उसको अपने पेन की कीमत भी नहीं पता कि कितने का बेच रहा है। शायद मैं 10 से 15 रुपए ना बोलते हुए अगर 10-11 रुपए बोलता तो भी शायद वो यही सोचता है। अगर मैं कहता ये 10 रुपए का नहीं 10.5 रुपए का है या 10.5 से 11 रुपए का है, तो भी दोस्तों मेरा मजाक उड़ाता, मनी मन मुस्कुराता और यही कहता कि बिल्कुल बेवकूफ व्यक्ति है, इसे अपने प्रोडक्ट की कीमत भी नहीं पता एग्जैक्टली और ये बेच रहा है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमें लोन मिलता क्यों नहीं है। लोन दोस्तों हमें इसलिए नहीं मिलता, हम भी किसी जब बैंक वाले से बात करते हैं, किसी कंसल्टेंट से बात करते हैं या कोई मेरे से बात करता है तो वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि सर मुझे लोन चाहिए। कितना लोन चाहिए? 10 से 15 लाख का चाहिए, 5 से 10 लाख का लोन चाहिए। यानी कि दोस्तों सोचिए 5 लाख और 10 लाख डबल का फर्क है। यानी कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए कितना तो दोस्तों आपको लोन देगा कौन। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मान लीजिए मैं कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ या कोई एक ऐसा कैफे खोलना चाहता हूँ जहाँ पे लोग खा सकें। मान लीजिए चाप की शॉप है तो उसके लिए कम से कम मैं 4-5 शॉप पे जाऊंगा जिन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला हुआ है, उनसे बात करूंगा। वो आपको बताएंगे कि भैया अगर आप कोई कैफे खोलना चाह रहे हो, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले तो एक शेफ ढूंढना पड़ेगा। शेफ सबसे मुश्किल होता है ढूंढना, तो पहले आप शेफ को फाइंड करिए। अच्छा शेफ का खर्चा कितना आएगा? आप सोचेंगे शेफ तो सैलरी लेगा 15,000-20,000 रुपए। नहीं दोस्तों, सैलरी के साथ साथ आपको उसके खाने का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको उसके रहने का भी इंतजाम करना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा की फैक्टर है। तो यानी कि बिजनेस के अंदर पता करिए कि आपका की फैक्टर कौन है। की फैक्टर से मतलब होता है दोस्तों जो बिजनेस को चलाएगा। रेस्टोरेंट के बिजनेस के अंदर आपका शेफ होता है, तो आपको शेफ का इंतजाम करना है। अब दोस्तों आपने बिजनेस के बारे में समझ लिया, अब आप पता करिए चौथे में कि आपकी सेटअप कॉस्ट कितनी है। सेटअप कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर मैं आज बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं तो अगर मैं बिजनेस को लगाऊंगा तो क्या क्या लगेगा। जैसे एग्जांपल रेस्टोरेंट के लिए मेरा क्या क्या होगा। मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया, वो पूरी वीडियो जो है इसी के ऊपर बेस है कि आप अपने बिजनेस की कॉस्टिंग कैसे निकालें। काफी लेंथी वीडियो है, बहुत अच्छी बनाई थी, रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था। तो इसके लिए जो एक्सेल का फॉर्मेट है वो मैं आपको भेज दूंगा, आप मेरी वाली वीडियो देख लीजिएगा। मैंने कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है और ऊपर आई बटन दबा के भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने लोन का पता कैसे लगाना है। सेटअप कॉस्ट में दोस्तों क्या होगा आपका शेयर का खर्चा, जो आप शेयर बनाएंगे, रेंट का खर्चा, प्लस में इसमें सिक्योरिटी भी होती है। जब आपको चीज रेंट पे लेते हैं दोस्तों तो रेंट के साथ साथ 2 महीने की सिक्योरिटी देते हैं, तो आपका वो सेटअप कॉस्ट में आएगा कि भैया मुझे स्टार्टिंग में इतना रुपया चाहिए। प्लस में आपको जो भी आपको मशीनरी लेनी है, यानी कि बेंच लेने हैं, स्टूल लेने हैं दोस्तों, इन सबका पहले आप कागज पे लिखेंगे, बकायदा मार्केट में आके पता करेंगे, ये भी पता लगाएंगे कि मैं फर्स्ट हैंड से ले सकता हूँ या सेकंड हैंड से मेरा काम चल सकता है। जैसे फर्नीचर है, हर जगह दोस्तों फर्नीचर की एक मार्केट है, सेकंड हैंड मार्केट भी है, आप सेकंड हैंड पता कर सकते हैं, कोटेशन ले सकते हैं, वहां से इस वैल्यू को लिखिए। ऐसा नहीं है आइडिया लगाया गूगल पे लिख दिया या अपने दोस्त से बात कर ली या एक एस्टिमेट आइडिया ले लिया कि यार एक बेंच आ रहा है 2,000 का, 8 बेंच लगेंगे 16,000 का हो गया तो 16,000 रुपये हो गया। नहीं दोस्तों, मार्केट में जाइए, पता करिए क्या चल रहा है, पुरानी कितने की है, नई कितने की है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखिए। यहाँ पे ये भी लिखिए कि जो बेंच का साइज है वो कितना है, प्रॉपर उसका डिस्क्रिप्शन डालिए ताकि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एक्चुअल लगे और लोन वाला भी देखे कि भैया आपने वर्किंग करी हुई है, आपने अपने बिजनेस के लिए मेहनत करी है, आप अपना पैसा भी लगाओगे और बिजनेस के लिए भी पैसा लगाओगे और हमसे ही पैसा ले रहे हो, तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मुझे अपना सेटअप कॉस्ट निकालना है कि भैया कोई मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूं तो मेरा खर्चा कितना आएगा और मैं अपना पैसा कितना लगाऊंगा और लोन कितना लेना है। सबसे पहले मैंने लिखा रेंट देना है, सिक्योरिटी देनी है। अगर 10,000 रुपए का रेंट मेरा महीने का है तो पहले महीने का रेंट और 2 महीने की सिक्योरिटी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में देनी होती है। मैंने इसको 30,000 रुपए लिख लिया।
आपने दोस्तों ये सिंपल कागज पे लिखना है। कागज के बाद फॉर्मेट तो मैं आपको दे ही रहा हूँ इसी मेल में, आप मेल आई डाल दीजिएगा अपनी, मैं आपको उसका फॉर्मेट दे दूंगा भरने के लिए। आप उसमें प्रॉपर जो बैंक वाले मांगते हैं उसमें भर सकते हैं, लेकिन आपको पहले अपने पास पे पेपर पे और कॉपी पे पेन से लेके इसकी वर्किंग करनी है। फिर मैंने लिखा मशीनरी की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू मैं कितनी लिखी 940,800। इसके अंदर दोस्तों मैंने क्या करा है, मशीनरी जो मेरी थी मैंने उसकी कोटेशन मंगाई 4-5 लोगों से। उस कोटेशन में से इंक्लूडिंग जीएसटी की वैल्यू, क्योंकि जीएसटी का 18% का खर्चा है वो ध्यान रखना है। ये जो वैल्यू आती है मशीनरी की इंक्लूडिंग जीएसटी आती है, भले ही आपको बेनिफिट मिल जाए जीएसटी का, लेकिन अभी तो आपकी कॉस्ट है, अभी आपको जीएसटी अपने पास से देना है क्योंकि बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको 940,800 देनी है। जब आप दोस्तों यहाँ पे 800 रुपए लिख देते हैं, यानी कि आपने राउंड ऑफ नहीं करना है, जो वैल्यू आई है वही लिखना है, तो बैंक वाले को लगता है कि भैया वैल्यू कहीं से इसने देख के लिखी है, वेरीफाई करी है, कोटेशन मंगाया है, क्योंकि राउंड ऑफ में नहीं है। जब राउंड ऑफ में लिखा हुआ तो दोस्तों इतनी सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है, 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 25,000, 40,000, सब राउंड ऑफ में। राउंड ऑफ में क्या जोड़ते हैं मेरे को, क्या मैंने आइडिया लगाया है? बैंक वालों को हमें क्या ये दिखाना है कि भैया मैं आइडिया से बना के लेकर आया हूँ? नहीं। अगर मैं लिखा फर्नीचर एंड फिक्चर 16,228 रुपए, जो वैल्यू कोटेशन में आई है, जो वैल्यू मुझे बंदे ने दी है जिसे मैं फर्नीचर लूंगा, एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है मैंने, राउंड ऑफ नहीं करनी है। 16,228 है, एक काम करिए 16,500 कर दे, 17 कर दे, क्या पता बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाएगी, क्या मुझे पता ही नहीं है? फिर वही बात आ जाएगी कि पेन जो 10.5 का 11 रुपए का है, 50 का फर्क है लोगों दोस्तों। लेकिन कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर मैं ये बात बोलता हूँ, आप भी बोलोगे कि बिल्कुल बेवकूफ व्यक्ति है, 10-10.5 रुपए बोल रहा है पेन की वैल्यू, पता ही नहीं है। 50 पैसे का फर्क है, मैं कहूंगा 50 पैसे का तो फर्क है जी, आप बोलोगे 50 पैसे का फर्क नहीं भैया, आपको अपनी वैल्यू नहीं पता। या आपने लिख दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जब कोई आप जगह लेते हैं उसका आइडिया लगाइए कि मुझे व्हाइट वॉश करानी है, कोई सीलन तो नहीं है, कुछ हल्की सी कंस्ट्रक्शन तो नहीं करानी है, रेस्टोरेंट का काम है तो मुझे छोटा मोटा काम कराना ही पड़ेगा, आगे एक लकड़ी का काम कराना पड़ेगा, जो भी है वो आपको रिपेयर मेंटेनेंस में ऐड कर लेना है। साथ में दोस्तों अदर ओवरहेड 5%, यानी कि जब हम एस्टिमेट लगाते हैं दोस्तों, एस्टिमेट तो होता ही है, एस्टिमेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं 5% जब हम लोग लोन कराते हैं 5% ऐड कर देते हैं, यानी कि इसका जो भी खर्चा हो रहा है, जो मेरी वैल्यू है उसका मैंने 5% ऐड कर दिया। कल को हम बैंक वाले को बोल सकते हैं कि भैया मैंने प्रोविजन लेके चल रहा हूँ 5% का, कि भैया ओवरहेड ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई भी खर्चा एक्स्ट्रा है जो मुझे नहीं पता अभी हो सकता है आ जाए वो। तो मेरी वैल्यू आती है 10,54,248 रुपए, ये मेरी बिजनेस को शुरू करने की कीमत है। मेरे पास अपना फंड कितना है 20%, यानी कि 2,10,000 का मेरे पास अपना फंड है। अभी फंड कहाँ है, कैश में नहीं दोस्तों, बैंक में होना चाहिए। बैंक वाला जब बैंक वाले के पास जाते हो आप बोलोगे मेरे पास अपना फंड 20% है 2,10,000 का, ये रही बैंक स्टेटमेंट, उस एंट्री को हाईलाइट करिए। ऐसा नहीं मेरे पास पड़ा हुआ है कैश में लगा दूंगा, दोस्तों से उधार ले लूंगा। बैंक वाला बोलेगा जब दोस्तों उधार ले लेगा तो तुमसे उधार ले लियो, डाम जी, ऐसा नहीं करना दोस्तों। बैंक में जाने से पहले आप इसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर दिखाइए जहां से पैसा लेना है। उसके बाद माइनस करने के बाद आप देखिए कि मुझे लोन चाहिए 8,44,248 रुपए का, जो वैल्यू आ रही है ये बोलिए। जब आप इस वैल्यू को बोलते हैं 8,44,248 की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मेरे जैसा व्यक्ति भी सोचेगा कि यार इसने कुछ वर्किंग करी है, इसकी वैल्यू जो आ रही है बड़ी यूनिक सी आ रही है, ऐसा क्यों है, देखूं जरा, पढ़ूं जरा इसको एक बार तो इंटरेस्ट लेगा। और यही दोस्तों हमें चाहिए कि बैंक वाला एक बार हमारे काम में इंटरेस्ट ले ले, हमारी फाइल को एंटरटेन कर ले, और जब ऐसी फाइल बनेगी तो ये पक्का आपकी अप्रूवल भी आएगी। अब दोस्तों देखिए मैंने अपनी सेटअप कॉस्ट तो निकाल ली है, और 10 में से 8 बिजनेस, क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस सीईओ हूँ, कई सारे बिजनेस देखता हूँ, हर महीने लोग आते हैं बिजनेस खोलते हैं, उनके बिजनेस यानी कि 10 में से 8 लोग यानी कि 80% लोगों के बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं चल पाते, इसलिए बंद हो जाते हैं कि वो सेटअप कॉस्ट तो निकाल लेते हैं, रनिंग कॉस्ट मंथली नहीं निकाल पाते। यानी कि उनको ये नहीं पता कि जब मैं बिजनेस शुरू कर लूंगा तो मेरा मंथली खर्चा कितना आएगा। जैसे रेस्टोरेंट का मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू करा, या आपने कोई चाय की शॉप खोल ली, या आपने कोई ऐसा छोटा मोटा काम शुरू कर लिया खाने पीने वाला, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि शुरुआत में दोस्तों सेल पूरी नहीं हो पाती है, 5% सेल रहेगी, 10% रहेगी, या आगे जाके 25-50% रहेगी, धीरे धीरे सेल बढ़ती है। लेकिन जो मेरा खर्चा है, परचेज का खर्चा, रेंट का खर्चा, सैलरी है, रिपेयर मेंटेनेंस है, बाकी खर्चे हैं, ईएमआई, उसकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट, ये शुरुआत से ही मुझे देनी होती है। यानी कि मेरा खर्चा तो पूरा है लेकिन सेल कम है। तो इसके लिए मैंने क्या इंतजाम करा है, कोई वर्किंग करी है क्या मैंने पता लगाया है कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें मंथली फिक्स खर्चा कितना है। उसके लिए दोस्तों मैंने बताया था 4-5 लोगों से बात करनी है सेम बिजनेस में जो है, जिनको शुरुआत में क्या क्या दिक्कतें आई उसे बकायदा नोट करिए।
हवा में मत रहिए कि जब मैं काम करना शुरू करूंगा तो मुझे अपना आप आ जाएगा। दोस्तों नुकसान करके काम सीखना है। मेरे पास तो वैसे ही पैसा नहीं है, मैं लोन लेने जा रहा हूँ, तो क्या मैंने वर्किंग भी नहीं करी है कि मैं बिजनेस को चला भी पाऊंगा, चला पाऊंगा? क्या पता मेरे पास शुरू करने का तो पैसा है, लेकिन पहले महीने मैंने चला लिया, दूसरे महीने तीसरे महीने में मेरी कमर टूट जाएगी। रेस्टोरेंट के अंदर ही मान के चलिए पहले महीने में 80% की वेस्टेज है, यानी कि जो आप खाना बनाते हैं वो बिकता नहीं है, वो फिकता है। आपकी कमर, आपका जो मोरल है वही टूट जाएगा, क्योंकि मैंने वर्किंग नहीं करी है। और 5 से 6 महीना कोई भी बिजनेस है उसको अचीव करने में 70% तक 4 से 5 महीने लगते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस है, कस्टमर को पहचानने में। तो आपने अपनी वर्किंग करनी है, ये मैंने लिखा है रनिंग कॉस्ट आपने मंथली बनानी है। मंथली के अंदर भी 5% की कैपेसिटी पे, 10% की कैपेसिटी पे, यानी कि मैं मान के चलता हूँ कि मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने माना कि मैं अगर रेस्टोरेंट खोलूंगा तो महीने की मेरी जो सेल है वो 2 लाख की होगी। अगर सारी सीटें गिर जाएं, मैं कहता हूँ 2 लाख की नहीं होगी जी, पहले महीने में 5% ही काम चला, तो यानी कि सिर्फ 10,000 रुपए की सेल हुई। एक आइडिया लिया, मैंने माना नहीं, अगर 10% हुआ तो कितना होगा, 10% पे ये मेरा 20,000 हो जाएगा। नहीं, अगर 50% नहीं सीटें गिर गई रेस्टोरेंट की तो क्या होगा, 1 लाख रुपए। 60% पे हुआ तो 1,20,000 रुपए, 70 पे 1,40,000 रुपए। यानी कि मैंने एक आइडिया लगाया कि मेरी अगर 5% सीटें गिरी तो क्या होगा, 10% गिरी, 50%, मैंने परसेंटेज पे काम करा। मैं बैंक वाले को बस ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरा रेस्टोरेंट 10% पे भी चला, अगर सिर्फ 10% सीटें भी गिर गई, तो मैं आपकी इंटरेस्ट जो है लोन का और आपकी जो ईएमआई है वो मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। हम सारी बातें करते हैं, मेरे से भी लोन वाले सारी बातें करते हैं, बैंकों से भी आप सारी बातें करते हो, लेकिन आप बैंक वाले को कभी ये नहीं बता पाते कि मैं आपकी इंटरेस्ट और लोन रीपेमेंट कैसे कर पाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप लोन लेना चाहते हो सिर्फ 5 लाख रुपए, दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप उसे गिरवी लगा के 5 लाख का लोन लेने जा रहे हो, तो बैंक वाला आपको मना कर सकता है। उसका रीजन, उसको आपकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वही चाहता है कि आप मेरे 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैसे दोगे और लोन की रीपेमेंट कहां से करोगे। उसका सिर्फ एक ही पर्पज है कि मैं जो लोन दे रहा हूं क्या वो मंथली वापस आएगा या नहीं आएगा, वो प्रॉपर्टी बेचेगा, रिकवरी करेगा। बैंक वाले ये काम नहीं करते दोस्तों, वो काम तो आखिरी अल्टरनेट है कि भैया नहीं रिकवरी हुई तो मैं लीगल में जाऊंगा, आपकी प्रॉपर्टी बेचूंगा, लेकिन मेरा काम है मंथली ईएमआई लेना। वो कैसे आएगी, वो आएगी, वो आपको बैंक वाले को बताना है कि इससे 50%, 5%, 10%, 50% ये मेरा खर्चा है, आपको एस्टिमेट लगाना है। और 100% एस्टिमेशन भी 100% आपके बिजनेस के बेस पर होना चाहिए। अगर 8 सीटें हैं मेरे रेस्टोरेंट के अंदर, तो 8 सीटों पे मुझे 2 बैरे चाहिए, 2 बैरों की सैलरी हो गई, एक शेफ चाहिए, एक शेफ की सैलरी हो गई। इतना ही एरिया है तो रेंट जो मेरा 15,000 होगा, 50 का रेंट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सेल बहुत ज्यादा दिखा दी, कई लोग तो 2 लाख दिखा देते हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस है दोस्तों, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है या कोई भी काम है जहां 2 लाख की कैपेसिटी थी कमाने की, वो पहले महीने में ही 2 लाख रुपए आने शुरू हो गए। तो हम ये गलती कर देते हैं, हम पहले महीने से 2 लाख की सेल दिखाना शुरू कर देते हैं, इसको कैपेसिटी पे दिखाइए। और बैंक वाले को शुरुआत से लेके आखिरी तक लोन के अंदर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि मैं बैंक की ईएमआई कैसे चुकाऊंगा, मुझे वो बताना है। मुझे बताना है कि सेल क्या है। अगर मैं रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि भैया मेरा टाई अप हो चुका है 4 टूर एंड ट्रैवल वालों से, उनकी बसें मेरे गेट पे आके खड़ी होंगी, गेट पे आके खड़ी होंगी, मेरी बस यहीं रुकेगी, मैं उनको कमीशन दूंगा उसके बदले में, वो लोग यहीं खाना खाएंगे। तो मेरा सीजन ये है, मेरे पास 4 बसें हैं, 4 बसों में 28 लोग आएंगे, पर प्लेट 300 रुपए है। ऐसे करके बकायदा लिखना है ताकि बैंक वाले को पता चले कि भैया इसकी जो सेल है, इसमें वर्किंग करी है, इसकी सेल कंफर्म है, तो मेरी जो ईएमआई है वो निकल जाएगी। और इससे पता चलता है कि ईएमआई निकलेगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा कि लोन लेने से पहले क्या वर्किंग करनी है, सिर्फ लोन के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए भी। मैं अपना टाइम भी लगा रहा हूँ, अपना पैसे भी लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से बात नहीं करी कि उस बिजनेस में खर्चा कितना आएगा। मैंने ये नहीं पता करा कि मेरा बिजनेस अगर 50% पे चलेगा तो क्या होगा, 5% पे आ गया तो क्या हो गया। मैं ये बताऊं दोस्तों, मैं जब बनाता हूं तो मैं उसमें 1% और 2% का भी ग्रोथ डालता हूं, यानी कि अगर मेरा बिजनेस 1% पे भी चला तो मेरी बिजनेस की पोजीशन क्या रहेगी। कई बार तो 1% पे भी मैं ईएमआई निकालने में कामयाब रहता हूं। तो बैंक वाले बड़े खुश होते बात है कि भैया 2% में बिजनेस चला तो भी ईएमआई निकल ली है या लोन दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पता चलता है कि आपने वर्किंग करी है या नहीं करी है। क्या पता आपका भी जो बिजनेस है वो 5%, 10% पे भी ईएमआई निकालने में कामयाब हो जाए।
तो बैंक वाले को आप बता सकते हो कि भैया अगर मेरा बिजनेस 10% चला, तो दोस्तों सारे बिजनेस चलते हैं, ऐसा कोई बिजनेस दुनिया में नहीं है जो आप शुरू करें और ना चल पाए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालनी है कि सेटअप कॉस्ट कितनी है, मेरी रनिंग कॉस्ट कितनी है मंथली, वो भी कैपेसिटी पे बिजनेस करें पता करिए, इसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि लोन में जो दिक्कतें आ रही हैं, कि मैं बात करता हूँ लोन से कि 5 से 10 लाख का लोन दे दीजिए, जैसे ये पैन 10 से 15 रुपए का बिकता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम जैसे लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बैंक वाला भी इंटरेस्ट नहीं लेता और कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा जब हमें पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या और कितना रुपया चाहिए। तो वर्की करिएगा। आपको वीडियो को पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और आपको इसका जो फॉर्मेट अगर चाहिए तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए मेरे चैनल पे ही है, उसका कमेंट बॉक्स में डाल भी दिया है। उसमें अपनी ईमेल डाल दीजिएगा या अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिएगा, मैं उस पर भेज दूंगा और आप इसे बना के मुझसे फोन पे डिस्कस भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इसी चैनल पे दोस्तों अवेलेबल है कि मैं आपको डिस्कस भी कर सकता हूँ फोन पे कि आपने रिपोर्ट बनाई है। और आप अपना नेचर ऑफ बिजनेस कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि भैया मेरा बिजनेस जो रेस्टोरेंट का है, तो मैं आपको इसका बना बनाया एक फॉर्मेट दे दूंगा कि रेस्टोरेंट के अंदर कितनी सेल होती है, कितना खर्चा होता है, उसमें क्या क्या खर्चे होते हैं, क्योंकि आपको शुरुआत में दिक्कत हो सकती है। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।